वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 9th लेक्चर है। ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको कि आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी अपडेट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं। हमारे यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए कई सारे जो है टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं जिसको कि आप ज्वाइन करके अपनी जो आपकी तैयारी है उसको और ज़्यादा गति दे सकते हैं। इन टेस्ट सीरीज में आपको जो है मॉडल आंसर्स भी दे दिया जाता है, पर्सनल फीडबैक भी दिया जाता है, जिससे आपको आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप ये बैचेस जो है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक रिलेटेड डिजास्टर्स। भूकंप के क्या कारण है? भारत में भूकंप से संबंधित आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? तो अर्थक्वेक की हम सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि होता क्या है। तो ये जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, भू और कंप, जब जो पृथ्वी के हिलने को या कांपने को ही जो है भूकंप का नाम दिया जाता है। तो यह पृथ्वी के जो है इस स्थल मंडल या फिर हम उसको लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। तो ये पृथ्वी के जो लिथोस्फीयर होता है उसमें अचानक से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण ही जो है यहाँ पे अर्थक्वेक वेव्स जो है वो उत्पन्न होती हैं। तो जहाँ पर तो ये जो भूकंप जो पृथ्वी के अंदर जहाँ जिस स्थान पर जो भूकंप की शुरुआत होती है, ठीक है, जहाँ पे भी शुरुआत हुई है पृथ्वी के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है। और ठीक उसके ऊपर वर्टिकल जहाँ पे जो है सतह पर सबसे पहले जो है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी उस पॉइंट को कहा जाता है एपी सेंटर। ठीक है, तो ये जो भूकंप की जो तरंगे हैं ये सभी दिशाओं में फैलती हैं और ये जो एपिसेंटर जो होता है यहाँ पर ये वह स्थान है जहाँ पर कि सबसे पहले जो है पृथ्वी की सतह पर जो है जो अर्थक्वेक तरंगे जो है वो पहुंचती हैं। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके कॉजेस की अगर हम बात करें तो इसके नेचुरल कॉज भी होते हैं और इसके जो है मानव जनित कॉजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेचुरल कॉजेज या फिर प्राकृतिक कारण को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझें या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो है अर्थक्वेक जो है वो बनते हैं। तो ये जो है ये जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ठीक है, उसमें जो है उसे कई प्लेट्स में जो है विभाजित किया गया है जिसमें 7 तो लार्ज प्लेट्स हैं और कई सारी जो है छोटी छोटी प्लेट्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली जो है वो जो है अर्थ के अंदर की जो हीट है उसके कारण जो है कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव कर रही हैं और ये जब आपस में जब टकराती हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इसी के कारण जो है अर्थक्वेक जो है वो उत्पन्न होते हैं। इसको भी जो है हम 3 तरह से जो है प्लेट्स के कोलिशन को जो है पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री की, ठीक है। कन्वर्जेंट बाउंड्री की अगर हम बात करें तो यह प्लेट जो है एक दूसरे प्लेट तो इसमें जो है एक प्लेट जो है ये 2 प्लेट्स अगर मूव कर रही हैं तो एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे जो है चली जाती है जिसको कि हम लोग सबडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो या फिर ये जो जब कोलाइड करती हैं, ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन ये ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स जो है वो क्रिएट कर लेती हैं। तो कोलिशन के दौरान जो है काफी सारे जो है स्ट्रेस जनरेट होता है और जो कि जो अर्थक्वेक जैसी स्थिति जो है वो बनाती है। इसके बाद हम कन्वर्जेंट बाउंड्री के बाद हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री समझेंगे। देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री में जो है यहाँ पे जो प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के जो है इससे दूर जा रही हैं, ठीक है। ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से जो है दूर जा रही हैं, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये एक दूसरे तो और जब ये जो अलग होते हैं तो यहाँ पे अंदर से जो लिक्विड मैग्मा जो है वो बाहर आता है जिससे कि एक जो हम कह सकते हैं कि एक जो इससे जो है नया क्रस्ट बनता है। जब यहाँ से लिक्विड ऊपर आएगा, ठीक है, तो और जब ये फैलेगा तो जब ठंडा होगा तो एक ये नया क्रस्ट बनता है और इसके नीचे जो है अर्थक्वेक जो है मैग्मा जब निकलता है तो उसके कारण से जो है यहाँ पर जो है स्ट्रेस रिलीज होता है जिससे कि अर्थक्वेक जैसी जो है स्थिति उत्पन्न होती है। और लेकिन ये जो अर्थक्वेक होता है ये बहुत ही ज्यादा लेस पावरफुल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। ट्रांसफॉर्म
बाउंड्री। तो यहाँ पर जो है ये जो दो प्लेट्स जो मूव हो रही हैं ये एक दूसरे को जो है यहाँ पे उनके जो है उनसे टकराती नहीं है, उनके जो है साइड में एक दूसरे से जो साइड में जो है खिसक जाती हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि दीज दीज प्लेट्स जो है पास्ट स्लाइड ईच अदर। और ये जो आपस में टकराने के कारण ठीक है इनका जो है यहाँ पे जो इनका जो किनारा जो होता है ये यहाँ पे आपस में टकराता है, जिसके कारण जो है फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो खुरदरे किनारे के बीच में जो है फ्रिक्शन पैदा होता है, और जब ये और जब ये स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, जब ये स्ट्रेस जो होता है ये फ्रिक्शन को पार कर लेता है, तो ये दोनों प्लेटें जो है अलग हो जाती हैं। यहाँ से जो है यहाँ पे फिसलन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि भूकंप के रूप में हम जो है एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो ये है प्लेट टेक्टोनिक के कारण जो है अर्थक्वेक होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग। तो ये तो इसके कारण जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है शैलो अर्थक्वेक जो है इसके कारण जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये शैलो अर्थक्वेक का कारण बनते हैं, तो हम कह सकते हैं। और ये अर्थ क्रस्ट में जो है जितनी भी जो दरार होती है, जो फॉल्ट होती है, ठीक है, जो जो भी फॉल्ट है उसके साथ जो है स्ट्रेस के अचानक जब रिलीज होता है तो उससे जो है यहाँ पे अर्थक्वेक जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। तो अर्थ के इंटीरियर में जो है बहुत ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर है, बहुत ही हाई जो है प्रेशर है, जिसके कारण जो अंदर की जो रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी और उनका वॉल्यूम जो है लगातार जो है वो चेंज होता रहता है, जिसके कारण जो भी फॉल्ट है उसके साथ साथ जो चट्टानों का जो स्ट्रक्चर है वो भी जो है वो भी बदलता रहता है। और ये जो चट्टान जो है ये अचानक से खिसक जाती हैं, और जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है अर्थक्वेक जैसी स्थिति जो है वो पैदा होती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जितने भी जो फॉल्ट के, ठीक है, ये जो भी भ्रंश है इसकी इसकी लंबाई और चौड़ाई जितनी ही अधिक होगी उतना ही तीव्रता का अर्थक्वेक जो है वो महसूस होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं वोल्केनिक इरप्शन को की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसके दौरान जो है कई सारे जो है मैग्मा गैसेस जो है वो भी इरप्ट होती हैं। ठीक है, तो गैसेस और मैग्मा और गैसेस के दबाव के कारण जो है आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पर जो है कंपन जो है वो महसूस किया जा सकता है, जिससे कि भूकंप जो है वो आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वोल्केनिक रीजन में जो अर्थक्वेक है वो मुख्य रूप से जो है टेक्टोनिक फॉल्ट और वोल्केनो से निकलने वाले मैग्मा के द्वारा जो होता है। ठीक है, जो भी मैग्मा जो है वो सरफेस के जो नीचे है, ठीक है, उसके कारण जो है वो जो है हम लोग भूकंप को जो है वो महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि जो हमारी जो अर्थ है वो उसका जब निर्माण हुआ था और उससे और अब तक के जो टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ चुका है। उस टाइम से लेके अब तक जो है जो हमारी अर्थ जो है वो काफ़ी जो है वो ठंडी हो चुकी है, जिसके कारण जो है वो सिकुड़ने लगी है। ठीक है, जो भी ठंडी चीज़ होती है वो सिकुड़ती है। तो ये जो हमारी धरती जो है वो धीरे-धीरे सिकुड़ रही है, और इस पूरी प्रोसेस में जो है चट्टानों पर जितने भी जो रॉक्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है तनाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो है भूकंप आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के या फिर मानव जनित कारण के। तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे माइनिंग की या फिर खनन की। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बहुत ज़्यादा जो है माइनिंग करते हैं, जब बहुत किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा जब हम खनन करते हैं तो वहाँ से जो है बहुत सारी रॉक्स जो है नीचे से जो है वो निकाली जाती हैं, जिससे कि पूरा जो वहाँ का जो लैंड होता है उसमें जो है इंस्टेबिलिटी जो है वो देखी जा सकती है, जो कि अर्थक्वेक का जो है वो कारण बनती है। तो यहाँ से जो यहाँ पे जो लैंड पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है, जो पूरे इस पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट था उसमें जो है बहुत सारा चेंज देखने को मिलता है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे अर्थक्वेक जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं तो अर्थक्वेक की तो उसमें जो है अर्थक्वेक की तरह ही जो है सिस्मिक वेव्स जो है वो उत्पन्न होती हैं, जो कि हमें भूकंप जैसा जो है वो महसूस होता है। ग्लोबल वार्मिंग है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है, ये भी जो है यहाँ पे जो है अर्थक्वेक का कारण बनते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ग्लेशियर है या फिर जो बड़ी-बड़ी जो आइस शीट्स हैं उनका जो है वो वेट
वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि जो फॉल्स होते हैं नीचे के, वो कहीं न कहीं जो है सप्रेस हुए रहते हैं, ठीक है? उनके प्रेशर, उनके वेट के कारण जो फॉल्स जो है वो सप्रेस हुए रहते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब आइस या फिर ग्लेशियर्स जब पिघल रहे हैं, तो उससे जो है अर्थ क्रस्ट पर जो प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, जिससे कि जो यहाँ पे जो अभी तक जो सप्रेस था, वो लैंड जो है अब वो अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है? अपलिफ्ट होने के कारण जो है इससे फॉल्ट्स और क्रैक्स जो हैं वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जो कि अर्थक्वेक का कारण बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बांधों का निर्माण जो है ये भी अर्थक्वेक जैसी स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जो वाटर जो डैम्स पर जो वाटर को जो स्टोर किया जाता है, उनका भी जो वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है? जिसके कारण जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक्स जो है डेवलप किया जाता है, यहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है, तो जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि पूरा जो वहाँ का जो हम कह सकते हैं जो अर्थ के जो सतह है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो जिसके कारण जो है यहाँ पे सतह के नीचे जितनी भी जो रॉक्स हैं या फिर जो फॉल्ट हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो है अर्थक्वेक होता है। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि कौन-कौन से कारण से जो अर्थक्वेक होता है, तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि आखिर इंडिया जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है अर्थक्वेक के लिए, ठीक है? तो उसके प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिस्मिक ज़ोन, ठीक है? तो यहाँ पर अगर भूकंपीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, भारत का जो 59% भूभाग है जो है मध्यम से गंभीर भूकंपीय क्षेत्रों में आता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर कई सारे जो है भूकंपीय प्रोसेस जो है वो देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है? तो अगर हम देखें तो भारत को जो है 4 सिस्मिक ज़ोन में जो है वो बाँटा गया है, जो कि 2, 3, 4 एंड 5 है, जो कि अर्थक्वेक के बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रोन है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रमुख फॉल्ट लाइनें की इस उपस्थिति है, ठीक है? तो अगर हम इंडिया में देखें, तो इंडिया की ज्योग्राफी में जो है कई सारे ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे जो है कई सारी फॉल्ट लाइन्स जो है ये मौजूद हैं, जिनके कारण जो है यहाँ पर अर्थक्वेक जो है बहुत ज़्यादा, इंडिया जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो ये जब भी प्लेट जब कोलाइड होती हैं, तो स्ट्रेस यहाँ पर जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है? कोलाइड होंगी तो स्ट्रेस क्रिएट होता है, और ये स्ट्रेस फॉल्ट लाइन जो है एब्सॉर्ब कर लेती है, और जब ये स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है, तब जो है वो अर्थक्वेक आता है। तो इंडिया में अगर हम फॉल्ट्स की बात करें, तो हिमालयन थ्रस्ट फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, नर्मदा फॉल्ट है, तो ये रीजन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच जो है टकराव हो रहा है, तो इसके कारण भी जो है यहाँ पे हिमालयन रीजन में जो है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है कई सारे अर्थक्वेक के इंस्टेंसेस जो हैं वो देखे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा जो है अर्थक्वेक प्रोन है, ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबडक्शन जोन जो है वो मौजूद है। तो इंडियन प्लेट, ठीक है? यहाँ की जो इंडियन प्लेट जो है वो यहाँ पे इंडियन प्लेट जो है ये बर्मीज़ जो प्लेट है उसके नीचे बीनीथ, ठीक है? उसके नीचे की तरफ जो है वो सबडक्ट हो रही है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर जो है पूरा जो रीजन है वो उसमें जो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इंस्टेबिलिटी देखी जाती है, तो जिसके कारण से जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है अर्थक्वेक के नज़रिए से, ठीक है? तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे सबडक्शन ज़ोन की हमने बात कर ली। फिर इसके बाद तो ये सब तो हो गए हमारे जो है नेचुरल कॉजेज़ हो गए, नेचुरल फैक्टर्स हो गए, लेकिन यहाँ पे कुछ मैन मेड फैक्टर्स भी हैं, जिसके कारण से जो है इंडिया जो है अर्थक्वेक के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वल्नरेबल है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की, जनसंख्या का उच्च घनत्व की, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो अर्बन एरियाज जो है, और वो भी हाई सिस्मिक जोन में, ठीक है? हाई सिस्मिक जोन में जो भी अर्बन एरियाज हैं, वो वहाँ पे जो है हम देखते हैं कि अर्थक्वेक के कारण जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है जान माल की जो है हानि होती है, लोगों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है? तो इसके बाद हम देखते हैं अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनियोजित शहरीकरण के कारण भी जो है यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक से जो है अर्थक्वेक का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। यहाँ पे अनरेगुलेटेड है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट के कारण मेनली इन जो अर्बन एरियाज है यहाँ और सिस्मिक एक्टिव रीजन्स में, तो इसमें जो है अर्थक्वेक के होने
होने वाले जो रिस्क होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। लोगों में जो है अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, जिसके कारण जो है जिसके कारण जो है अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर्स लेने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किलें देखने को मिलती हैं। जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा देर लगती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है इससे जो इस पूरी प्रॉब्लम को जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे हम लोग एफिशिएंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, जिसके कारण भी जो है अर्थक्वेक से होने वाली समस्या जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, पेड़ों की कटाई है, वनों की कटाई है, लैंड यूज़ जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है बदलाव हो रहा है। लैंड को जो है जो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। हैं जो जिसके जिस और अगर ये जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो है जैसे कि हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो यहाँ पर जब हम ऐसी जब वनों की कटाई करते हैं या फिर लैंड यूज़ चेंज करते हैं, डैम को जो है डेवलप किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है डैम्स का, तो उससे जो पूरा जो यहाँ की जो टेरेन है, ठीक है, उसमें वो कहीं न कहीं जो है वो डिस्टेबलाइज़ होती है और उसके कारण जो है यहाँ पर लैंड स्लाइड का जो है रिस्क बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर अर्थक्वेक का रिस्क भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो यहाँ पे पर्यटन के कारण भी जो है पूरा जो लैंड की जो हमारा जो लैंड है जो भी टेरेन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इनस्टेबल हो रहा है। एग्ज़ाम्पल अगर हम ले तो उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड जो है एक हाई सिस्मिक ज़ोन में आता है और यहाँ पर जो है टूरिज़्म के कारण यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है होटल्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा ना इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन है और यहाँ पर जो है फर्दर अगर हम यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं अगर हम उस पे स्ट्रेन डालेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे जो ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वल्नरेबल हो जाएगा किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के लिए, ठीक है। तो टूरिज़्म के कारण भी जो है अर्थक्वेक जैसी जो है जो अर्थक्वेक जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है क्योंकि टूरिज़्म के लिए जो है यहाँ पे लैंड यूज़ को चेंज किया जा रहा है, होटल्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, अनप्लान्ड जो है यहाँ पे अनप्लान्ड तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है जिससे कि पूरा टेरेन जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। नॉट अधेरेंस टू बिल्डिंग कोड का जो है पालन नहीं किया जाता, तो जिसके कारण भी जो है अर्थक्वेक से होने वाले रिस्क जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर हम कई सारे जो है हमें मेजर्स को लेना ज़रूरी है ताकि जो अर्थक्वेक के रिस्क को जो है हम लोग कम कर सकें, ठीक है। जैसे कि अगर हम समझे तो हमें जो यहाँ पे जो है बिल्डिंग कोड को अध्ययन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हमें जो है मॉडिफाई करने की ज़रूरत है ताकि जो है हम लोग इसे जो है हम अर्थक्वेक रेसिलिएंट जो है वो बना सकें। लैंड यूज़ प्लानिंग करने की ज़रूरत है अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है, के ज़रिए जो है हम लोग जो है यहाँ पर जो भी अर्थक्वेक से हो रहे रिस्क को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से और क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक फॉर इंडिया, व्हाट आर द की चैलेंजेस हिंडरिंग इट्स इफेक्टिवनेस। भारत के लिए बिम्स्टेक का सामरिक और आर्थिक महत्व क्या है, इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बिम्स्टेक का एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो बिम्स्टेक का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये बे ऑफ बंगाल के जो तटवर्ती या फिर समीपवर्ती जो देश हैं ये उनका एक समूह है जो कि आपस में टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के साथ साथ ये सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देने के लिए जो है ये कुछ कंट्रीज जो है आपस में सहयोग कर रहे हैं। इसको जो है 1997 में स्थापित किया गया था और फिलहाल में इसके जो है 7 सदस्य राष्ट्र हैं जो कि है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेपाल, म्यांमार और भूटान को जो है इसमें बाद में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो है इसका अगर हम देखें इसका उद्देश्य तो यहाँ पर जो है आर्थिक विकास के लिए जो है इकोनॉमिक
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पर जो है ये पूरी पार्टनरशिप जो है इनकी की गई है। और इसी के साथ-साथ जो है यहाँ पर जो है अ, यहाँ पर और कई जो है अन्य सेक्टर जो है उस पे भी जो है विकास का कार्य किया जा रहा है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में भी काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है बिम्स्टेक का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटर कनेक्टिविटी टू साउथ ईस्ट एशिया। ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें दक्षिण पूर्व एशिया से जो है बेहतर संपर्क करने में की जो है वो अनुमति देती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात की कि जो है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार और थाईलैंड जो है स्थित है, तो ये हमें साउथ ईस्ट एशिया से जो है कनेक्ट करने में जो है वो मदद करता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को जो है आपस में जोड़ता है। इसके लिए जो है कई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जो है ये ट्राइलेटरल हाईवे का जो है निर्माण किया जा रहा है, जिससे हमारी जो है यहाँ पर जो सिलीगुड़ी हाईवे है उस पर जो है हमारे डिपेंडेंस को जो है वो कम करता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है उसका भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि कई राष्ट्रों के पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज और एयर रूट्स को जो है आपस में जोड़ता है। तो इससे हमारी साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बेहतर होती है। इसी के साथ-साथ हमारे जो आसियान मेंबर नेशंस हैं उनके साथ कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये जो हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसके साथ जो है वो पूरी तरीके से जो है वो अलाइन करता है। ठीक है? अ अ, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी को भी जो है हमारी बढ़ाता है। ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें तो सितवे पोर्ट जो है उसका निर्माण किया जा रहा है म्यांमार में। जिससे हमारी जो है यहाँ पे जो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट के को जो है हम लोग के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट को जो है हम लोग पोर्ट से भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन, कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो हमारे व्यापार में जो है बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। इससे हमारा जो ट्रेड जो है उसमें भी हमें ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा, ट्रेड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रीजनल ट्रेड को जो है और ज़्यादा जो है बूस्ट करता है और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दे रहा है। तो हमारे रीजन में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बिम्स्टेक जो है इसमें वर्ल्ड की जो है 22% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो इंडिया के लिए जो है ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है ये एक न्यू मार्केट के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पर जो है कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वहाँ पे भी जो है हम लोग अपने मार्केट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके साथ जो है ट्रेड रिलेशंस जो है वो स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बात की हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे जो अभी जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो यहाँ पर भी जो है ट्रेड को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ, और यहाँ पर भी नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो पैदा करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो है जो बिम्स्टेक जो है यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है 2004 से। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद जो है इंट्रा रीजनल ट्रेड को जो है और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बे ऑफ बंगाल जो है ये इंडियन पैसिफिक रीजन में सी ट्रेड के लिए एक ये बहुत यहाँ पे जो है बहुत ही इस बे ऑफ बंगाल जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा इमेंस इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम इसके आसपास के जो राष्ट्र हैं उनके साथ अगर हम अपने जो रिलेशनशिप है अगर उसको हम और ज़्यादा मजबूत करते हैं तो हमारे ट्रेड में वो जो है और ज़्यादा बूस्ट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, भू राजनीतिक प्रभाव के लिए भी जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी इससे जो है इंडो पैसिफिक रीजन में जो है हमारी मौजूदगी, हमारी प्रेजेंस जो है वो और ज़्यादा दर्ज होगी, जिससे कि इंडिया का जो इंडो पैसिफिक रीजन में प्रभुत्व बढ़ेगा, इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है उसको जो है और ज़्यादा सुधारने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है रीजनल पावर ट्रेड, ठीक है, रीजनल पावर ट्रेड में भी जो है और ज़्यादा मदद मिलेगी, और कई सारे जो है मेंबर कंट्रीज द्वारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी जो है वो कार्य किया जा रहा है, जो कि सभी मेंबर नेशन की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ पर जो है रीजनल एनर्जी ग्रिड को स्थापित करने की जो है बात कही जा रही है।
और यहाँ का जो बिम्स्टेक का जो एनर्जी सेंटर जो है वो उसको जो है बेंगलुरु में ही जो है स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंटरनल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी आंतरिक और समुद्री सुरक्षा के लिए भी के क्षेत्र में भी बड़े सारे जो हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल सेंटर। ठीक है, तो इससे जो है यहाँ पे आपस में जितने भी जो देश हैं वो सिक्योरिटी रीजन से जो है आपस में जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि जो है इन सभी देशों में इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखा जा सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंडिया और जो थाईलैंड है, ये जो है ये साइबर सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे इन्होंने कई सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं, ताकि जो है साइबर सिक्योरिटी और जो है यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा को जो है यहाँ पे सुनिश्चित किया जा सके। बिम्स्टेक DMEX, ठीक है, बिम्स्टेक DMEX जो है इससे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी और टेररिज्म का काउंटर में और ज्यादा जो है वो मदद मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव टू सार्क। सार्क के जो है इसे विकल्प के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, सार्क के में जो है यहाँ पे सार्क में जो है पाकिस्तान की प्रेजेंस के कारण कई बार देखा है कि जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं उसको जो है कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे जो रीजनल पार्टनर्स के साथ जो हमारा जो एंगेजमेंट है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है हमारे। तो यहाँ पर ये जो बिम्स्टेक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हम लोग अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है देशों जो मेंबर नेशंस है उनके साथ जो है स्थापित कर सकते हैं, रेगुलर मीटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान जो है उसको जो है टेररिज्म के जरिए जो है टेररिज्म के कारण जो है यहाँ पे कई बार जो है जो हमारी जो पूरी जो वार्ता होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होती है, लेकिन इसे सार्क के ऑल्टरनेटिव के रूप में जो है यहाँ पे देखा जा सकता है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में जो है और ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, बिम्स्टेक का जो है यहाँ पे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है उसके कारण जो है यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट और ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में और ज़्यादा जो है मजबूती मिलेगी। तो इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जैसा कि हमने बात की कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाई जाएगी, जिससे कि हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ उसका भी जो है आर्थिक विकास करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन बिम्स्टेक के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले हम बात इसमें करेंगे स्लो प्रोग्रेस ऑन एग्रीमेंट्स लाइक द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो है यहाँ पे बात वर्ष 2004 से चल रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी जो है सहमति या फिर हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो बहुत ही जो स्लो प्रोग्रेस है ये हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को नकारात्मक रूप से जो है प्रभावित करता है। इसके साथ साथ कई सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भी डिले देखने को मिलता है, तो ये हमारी कनेक्टिविटी पे भी जो है प्रभाव डालता है। इसके बाद हम देखते हैं लिमिटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सीमित वित्तीय और मानव संसाधन है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक जो है इसका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है यहाँ पर उसकी कमी के कारण जो है यहाँ पे आपस में जो बीच में जो जितने भी जो मेंबर नेशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है और जितने भी जो बिम्स्टेक नेशन के जो एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो सेक्रेटेरिएट का होता है। लेकिन यहाँ पे एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट ना होने के कारण जो है यहाँ इन जो मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं बिठा पा रहे हैं। इससे जो है कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो सेक्रेटेरिएट है उसमें फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, स्टाफिंग की कमी है, जिसके कारण जो है यहाँ के एफर्ट्स जो भी बिम्स्टेक में मेंबर नेशंस लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर नेशन। सदस्य जो है सदस्य देश जो है उनके अलग अलग हित हैं, उनके जो है यहाँ पे जो प्रायोरिटी जो है वो कई बार जो है वो अलग अलग देखी गई है, जिससे कि यहाँ पर जो आपस में जो समन्वय बिठा पाने में जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो देखी गई है। तो यहाँ पर ये जो मेंबर नेशंस जो हैं ये कई अलग ग्रुप के भी जो है मेंबर्स हैं, जैसे कि सार्क के हैं, कुछ आसियान के हैं। तो यहाँ पर जो है इन ग्रुप्स को वो कई बार जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बिम्स्टेक के ऊपर। तो यहाँ पर जो बिम्स्टेक का जो पूरा जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। यहाँ पे जो इसके जो मेंबर नेशन है यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है कोई पिछले कुछ सालों में देखी गई है, जैसे कि म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है, श्रीलंका है,
है, यहाँ पे इन सभी जगह जो है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ही ज़्यादा चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है इसकी वजह से मेंबर नेशंस के बीच में जो कॉपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस, चीन का प्रभाव जो है। तो चाइना ने जो है कई सारे कंट्रीज में जो है इन्वेस्ट किया है, जैसे कि म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, जो कि इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज जो है वो बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, आर्थिक असमानताएं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज बना हुआ है। तो बिम्स्टेक के जो मेंबर नेशंस हैं इनकी जीडीपी, ठीक है, इनकी जीडीपी में इनकी जो है पर कैपिटा जो पर कैपिटा इनकम है, इन सब में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। तो जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इन सभी कंट्रीज़ को साथ में देखते हुए ऐसी पॉलिसीज़ का निर्माण करना और उनको जो है उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ी सारी जो है वो बाधाएं आती हैं, जिसके कारण जो भी हमारे जो शेयर्ड गोल्स है उसको प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है हम जो है बैंकॉक विजन 2030 जो है हम उसको उसके साथ जो है हम अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। जैसे कि बैंकॉक विजन जो है उसका उद्देश्य है कि 2030 तक इस क्षेत्र को समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक जो है बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए जो है कई सारे फोकस एरिया का कई सारे क्षेत्र हैं जिस पर फोकस किया जा रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जहाँ पर कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंटीग्रेशन की बात की जा रही है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो है वो बात की जा रही है, कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बेहतर बनाने की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड एंड टूरिज्म को जो है और ज़्यादा बेहतर बनाने की इसमें बात की गई है, ताकि जो है सभी मेंबर कंट्रीज़ को जो है उसका लाभ मिल सके। ह्यूमन सिक्योरिटीज़, मानव सुरक्षा की भी जो है इसमें बात की जा रही है, फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ है, ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है कई कदम उठाए गए हैं। तो ये जो बिम्स्टेक जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि जितने भी जो मेंबर कंट्रीज़ जो है उनको सबको जो है वो लाभ हो सकता है, अगर जो लॉन्ग पेंडिंग एग्रीमेंट्स है उनको जो है जल्द से जल्द हम लोग मटेरियलाइज करते हैं। तो ठीक है, और ये जो है ये प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम लोग जो कॉमन हमारे जो चैलेंजेस हैं उससे हम लोग लड़ सकते हैं एक साथ, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, पॉवर्टी है, तो इन सब से हमें लड़ने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म देता है। ये जो पूरा जो बिम्स्टेक है ये इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन को जो है फोस्टर करता है, रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर्ड 2025 is the year of reforms. What are the key reform proposed under this announcement and what are the challenges associated with the defense sector in India? रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इस घोषणा के तहत प्रस्तावित प्रमुख सुधार क्या है तथा भारत में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां क्या है। तो हम देखते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में जो है घोषित किया है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको तकनीकी रूप से जो है उन्नत करना, और साथ ही साथ जो वॉर लाइक सिचुएशंस जो है उससे निपटने के लिए तैयार बल में रूपांतरित करना, जो बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में जो है वो सक्षम हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, इसमें जो है अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसमें सबसे पहले जो है एडवांस टेक्नोलॉजी और की बात की गई है कि जितनी भी जो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वेपन से जो है इक्विप करना, और साथ ही साथ इनके जो है एफर्ट्स को जो है इंटीग्रेट करना, ताकि जो है आगे आने वाले किसी भी ऑपरेशन के लिए जो है हम लोग एफिशिएंटली जो है वो लड़ सकें। तो यहाँ पे कुछ एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स जो है उसको चिन्हित किया गया है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो है एकीकृत थिएटर कमांड को जो है बढ़ावा देना। तो यहाँ पे ये जो थिएटराइजेशन मॉडल है इसके अंतर्गत जो है सरकार जो है तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और जो एयर फोर्स है, इन तीनों को जो है इंटीग्रेट करने की बात की गई है, ताकि जो है वो किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन या फिर अन्य कोई भी जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं, इनके रिसोर्सेज, इनकी कैपेबिलिटीज को जो है ऑप्टिमली जो है यूटिलाइज जो है वो किया जा सके। तो यहाँ पर इन तीनों को ही जो है इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंटीग्रेटेड का मतलब है कि इन तीनों ही आर्म फोर्सेस को इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि आने वाली किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो है हमारी जो है रैपिड एक्शन जो है वो लिया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं तकनीकी उन्नति के बारे में यहाँ पर जो है वो बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब जो है जो पूरा जो नेचर है, ठीक है, जो वॉरफेयर का जो पूरा जो नेचर है वो काफ़ी जो है वो बदल गया है। अब जो है यहाँ पे जो है
एआई और जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वॉर लाइक सिचुएशन में। इसके साथ-साथ जो है हम देखते हैं कि साइबर अटैक्स के थ्रू जो है किसी भी देश को जो है कमज़ोर करने के मामले जो है बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है कई जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से अपनी आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो इक्विप करें। तो ज़रूरी है कि हमारे पास हम एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और हाइपरसोनिक्स जैसी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें और उसको जो है सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में जो है उसको इंटीग्रेट करें, ताकि जो है किसी भी आने वाले फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो है हमारी जो मिलिट्री को है हम लोग एक कदम आगे जो है वो रख सकें, उनको आने वाले किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन के लिए जो है वो तैयार कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं सिंप्लीफाइंग एक्विजिशन प्रोसीजर, अधिग्रहण प्रक्रियाओं को जो है और सरल बनाने की जो है इसमें बात की गई है, ताकि जो है यहाँ पे हम लोग ये सुनिश्चित कर सकें कि जो भी हमारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है उसको जो है हम लोग प्रभावी ढंग से जल्द जो है वो पूरा कर सकें, ताकि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास जो है मॉडर्न वेपन्स एंड मॉडर्न सिस्टम्स को जो है वहाँ पे उनको जो है उनको जो है वो दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी जो क्षमता विकास जो है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी जो डिलेड जो हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चलते हैं, ठीक है, तो उसको जो है और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके जो है यहाँ पे टाइमली एक्विजिशन को सुनिश्चित करने का इसमें बात कही गई है। रक्षा क्षेत्र में पीपीपी को जो है बढ़ावा देने की बात की गई है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। करीब 49% डिफेंस इक्विपमेंट जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम लोग जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो है और ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दें। तो इसके लिए ज़रूरी है जो है हम लोग पीपीपी मॉडल को जो है यहाँ पे और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दें, ताकि हमारी जो फॉरेन प्लेयर्स पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम की जा सके। रक्षा निर्यात को जो है बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जब हम बढ़ाएंगे तो हम जो है यहाँ पे अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। सेल्फ रिलायबल होने के साथ साथ हमारी जो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में जो इमेज है, जो हमारा स्टेटस है, उसको जो है और ज़्यादा जो है मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं अनुभवी सैनिकों का जो है कल्याण करने की ज़रूरत है। जितने भी जो वेटरन या फिर हम कह सकते हैं जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जो है उनके जो है उनके कल्याण का, उनके वेलफेयर का जो है सरकार को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो है जितने भी जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जो हैं, ठीक है, डिफेंस पर्सनल जो है उनको जो है उनका जो है सरकार द्वारा जो है प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए और साथ ही साथ उनको वो रिकॉग्निशन दिया जाए जो कि वो डिजर्व करते हैं। तभी हम जो हमारी जो करंट मिलिट्री पर्सनल हैं उनको हम लोग जो है और ज़्यादा मोटिवेट कर सकेंगे। तो सरकार द्वारा जो है कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे कि 1 रैंक 1 पेंशन है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पे मिलिट्री पर्सनल को और ज़्यादा मोटिवेटेड रखने में जो है मदद मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वित्तीय बाधाएं की, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिफेंस के लिए जो हमारा जो बजटरी एलोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो अगर हम बजट में देखें तो वो बजटरी एलोकेशन जो है वो केवल 1.9% ऑफ जीडीपी ही है। तो ये हमारे पूरे जो आर्म फोर्सेस हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए जो है वो इनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण जो हम लोग मॉडर्न वेपन्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है डिफेंस सेक्टर में जो है वो नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी हम रिसेंटली में देखते हैं कि जैगुआर फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ था। ठीक है, इसको इंडिया में जो है 1979 में जो है यहाँ पर इंडिया में लेकर के आया गया था, और जो है इसके साथ साथ जो है कई और जो देश हैं उस टाइम पे इन्होंने भी जो है अपने फोर्स में जो है इसको इंटीग्रेट किया था। लेकिन 2007 से 2015 के बीच में जो है जितनी भी जो अन्य कंट्रीज हैं जहाँ पर कि जैगुआर फाइटर जेट को लेकर के आए थे, उन सभी कंट्रीज ने जो है इसको जो है पूरी तरीके से रिटायर कर दिया गया। तो ये बात इंडिया में भी उठी थी कि इसको रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है वो बंद हो चुका है। लेकिन 2019 में सरकार द्वारा ये कहा गया इसके कि यहाँ पे जो है पर्याप्त जो है अभी फंड्स नहीं है, इसकी वजह से जो है इस फाइटर जेट को जो है अभी 2030 तक जो है और चलाने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होने के कारण जो है हम लोग अभी भी जो है बहुत पुराने इक्विपमेंट्स जो है वो यूज कर रहे हैं।
जिसके कारण जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है एफडीआई को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दें। इसके साथ-साथ जो है पीपीपी को डिफेंस सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स। हमारी जो आयात पर जो निर्भरता जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि हमने बात की कि 49% जो है हम डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। और अगर हम सिपरी की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि 2019 से लेके 2023 तक जो है इंडिया जो है लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर जो वो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट पे वो बहुत ही ज़्यादा है। ये मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, तो यहाँ से जो है हम देखते हैं कि ऐसे जो पॉलिसीज़ हैं इससे जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन स्टिल अभी हम बहुत ही ज़्यादा जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ जो है उसके लिए अभी भी जो है हम लोग इंपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जो तेजस फाइटर जो है जो कि इंडिजिनसली जो है बनाया जा रहा है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम लोग बना तो इसको यहीं से रहे हैं, लेकिन इसके इंजन जो है वो अभी भी जो है बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, नौकरशाही बाधाएं जो है वो बहुत ज़्यादा है। कई बार हम देखते हैं कि जो है यहाँ पे जितने भी जो बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण जो है यहाँ पर जो है कई बार जो है अप्रूवल्स में जो है बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है हम लोग टाइमली जो है चीज़ों को हम लोग प्रोक्योर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा जो आर्म्ड फोर्सेस का जो मॉडर्नाइजेशन पर जो फोकस है वो जो है वो या फिर हम कैसे मॉडर्नाइजेशन का जो गोल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से जो है हमारी जो डिफेंस एक्विजिशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो सरकार द्वारा जो है एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है अदिति, ठीक है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जिससे कि जो है डिफेंस प्रोक्योरमेंट को स्ट्रीमलाइन करने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा डिले हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो है यहाँ पे हम लोग जो है टाइमली मॉडर्न वेपन्स को जो है वो प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल गैप्स, तकनीकी जो है अंतराल बहुत ही ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है अगर हम डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की बात करें तो उन्होंने जो है कई क्षेत्र में जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि एआई है, अनमैन्ड यूएवीज हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन है। तो इन सभी में जो है हमें और ज़्यादा जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं साइबर खतरे हैं, ठीक है, साइबर थ्रेट्स जो है उसके लिए भी जो है यहाँ इंडिया के लिए साइबर थ्रेट्स भी जो है बहुत बड़ा जो है खतरा बना हुआ है, क्योंकि इंडिया के पास जो है एक कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूत हमारा जो है साइबर सिक्योरिटी का जो है तंत्र नहीं है, नेटवर्क जो है वो उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जो है हमारी जो है डिफेंस डेटा जो बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव डिफेंस डेटा है वो जो है वो हम प्रोटेक्ट कई बार जो है नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एनक्रिप्टेड जो नोट्स होते हैं, ठीक है, एनक्रिप्टेड नोट्स जो है उसको भी डिकोड करने के लिए हमारे पास जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम एनक्रिप्टेड नोट्स को भी जो है डिकोड कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दे, इश्यूज विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग फॉरेन प्लेयर्स पे जो है बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट है, जैसे कि हमने देखा है, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे जितने भी जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनका ये चीज़ जो है ना वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाता है, और वो जो है उनकी टेक्नोलॉजी क्या है उसके लिए जो है वो लोग नॉलेज जो है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण से हमारे जो डोमेस्टिक जो डिफेंस सेक्टर है उसका विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी जो है बहुत से भी जुड़े जो है बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए जो है एक बाधा जो है वो बने हुए हैं। तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमारे जो बजटरी एलोकेशन जो है उसको जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है।
तो आर्म्ड फोर्सेस को और ज़्यादा मॉडर्नाइज़ करने के लिए उसमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा जो है बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशंस को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि डिफेंस सेक्टर का जो बजटीय आवंटन है उसमें और ज़्यादा वृद्धि की जाए। इसके बाद हम देखते हैं स्वदेशी निर्माण को जो है बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो कई सारी जो स्कीम्स है जैसे कि मेक इन इंडिया है, इसको जो है पीएलआई स्कीम्स के साथ जो है यहाँ पे जोड़ना चाहिए ताकि हम डिफेंस प्रोडक्शन को जो है और ज़्यादा बूस्ट कर सकें और अपनी जो हमारी जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी जो है उसको कम कर सके। ज्ञान साझा करना, नॉलेज शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें उन कंट्रीज़ के साथ जो कि बहुत बड़े जो डिफेंस एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके साथ जो है हमें जो है अपनी जो है पार्टनरशिप्स जो है साझा करने की ज़रूरत है ताकि जो है हम लोग उनसे जो है डिफेंस जो टेक्नोलॉजी क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में जो है हम लोग और भी ज़्यादा जो है वो मजबूत हो सकें। इसके बाद हम देखते हैं स्पेशल कमांड यूनिट्स, विशेष कमांड इकाइयां सेटअप करने की ज़रूरत है साइबर डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में ताकि जो है हम लोग आने वाले किसी भी थ्रेट से जो है अच्छे से निपट सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं वास्तविक समय पर नजर रखने और अनुमोदन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है स्थापित करना। तो यहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है स्थापित करने की ज़रूरत है जिसके द्वारा जो है हम लोग जो डिफेंस एक्विजिशन जो है उसको हम लोग जो है पूरा प्रोसीजर को और ज़्यादा जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उस पूरे जो है जो भी हमारा जो प्रोसीजर है उसकी हम लोग जो है रियल टाइम जो है वो ट्रैकिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है अप्रूवल्स की हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, जैसे जितने भी जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो होते हैं उनको हम लोग कम करने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जितने भी जो तरीके हैं इन सब तरीकों से जो है आर्म फोर्सेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप करने के साथ साथ जो है डिफेंस सेक्टर को और भी ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये जो यहाँ पे जो हमारी सरकार जो डिफेंस रिफॉर्म लेके आई है तो ये हमारे सरकार की या फिर हम इंडिया की कमिटमेंट देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर को वो और ज़्यादा मजबूत करने के लिए तैयार है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से और क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द लाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन। एक सिविल सेवक के जीवन में सकारात्मक अभिवृत्ति या फिर दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा करें। एक व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण में क्या योगदान देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं या सबसे पहले हम इसमें अभिवृत्ति या फिर एटीट्यूड को जो है यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो अभिवृत्ति या फिर एटीट्यूड जो ये जो है ये होता क्या है, तो ये जो है किसी भी व्यक्ति के पर्सनल व्यूज होते हैं, उसके पर्सनल बिलीव्स होते हैं किसी भी प्लेस के लिए, पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या फिर इशू के लिए। ठीक है, तो जो है जो हमारे पर्सनल व्यूज जो होते हैं उसी को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि टेररिज्म को लेके हमारे क्या व्यूज हैं, ठीक है, तो हमारे जो भी व्यूज हैं, पर्सनल व्यूज हैं, वो हमारा जो है एटीट्यूड हमें दर्शाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कैपिटल पनिशमेंट पे हमारे क्या व्यूज हैं। ठीक है, तो ये एक इशू हो गया, तो ये हमारे पर्सनल व्यूज होते हैं जो कि हमारे एटीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में पूछा गया है, तो ये जो सकारात्मक रवैया होता है, सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, ये किसी व्यक्ति की हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की जो है जो क्षमता होती है। वो किसी भी कोई भी सिचुएशन वो जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होपफुल होते हैं कि हम लोग जो है इस जो भी समस्या है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उससे हम लोग लड़ने में बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो हर परिस्थिति में जो है ये आशावादी बने रहते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड का जो है क्या इम्पोर्टेंस है एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये समस्या समाधान कौशल में जो है वो वृद्धि करता है। तो हमारे जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है वो हमें अनुमति देता है कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है और ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर करते हैं और उसे फिर इंटीग्रेट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग या फिर हम कह सकते हैं रचनात्मक सोच को जो है और ज़्यादा बढ़ावा देता है, जिससे कि हम लोग जो है ऑल्टरनेट सोल्यूशंस को जो है खोजते हैं और इससे हम जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे इफेक्टिवली जो है वो डील करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी ये पूरे पर्सपेक्टिव को जो भी प्रॉब्लम है उसके जो हमारे पर्सपेक्टिव है उसको जो है वो एक नया मोड़ देता है। उसमें अगर हम पॉजिटिविटी देखें तो हम लोग सॉल्यूशन जो है वो और ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है
और वो जो एरिया है वहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ड्रॉट प्रोन है, वहाँ बार-बार जो है सूखा पड़ता है। और इरिगेशन के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम भी किया गया है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी की समस्या जो है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है ये जो वीडियो है, या तो ये जो है अल्टरनेट सॉल्यूशंस जो है ढूँढ सकता है, जिससे कि वहाँ के जो फार्मर्स कम्युनिटी जो है वो अफेक्ट ना हो, प्रभावित ना हो। तो इसके लिए वो जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जो है जा सकते हैं। वो कई सारे अल्टरनेट सॉल्यूशंस जो है वो खोजने का कार्य करते हैं, या फिर जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ मिलकर जो है वहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के लिए को जो है उगाने के लिए फार्मर्स को जो है वो प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई प्रकार के जो है वो सॉल्यूशंस को जो है वो खोजते हैं, रचनात्मक सोच उनकी यहाँ पे वो दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तभी वो जो है क्रिएटिव थिंकिंग को जो है वो बढ़ावा मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एनहांसमेंट ऑफ रेसिलियंस, लचीलेपन में वृद्धि होती है। मिस्टेक सब करते हैं, तो यहाँ पर लेकिन अपने मिस्टेक से जो हम सीखते हैं, उसमें सुधार करते हैं अपने आप में, और फिर हम जो है बाउंस बैक करते हैं। तो ये हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो हमें बाउंस बैक करने में जो है मदद करता है कि ठीक है, मिस्टेक्स हमने की हैं, लेकिन हम उससे जो है सीखेंगे भी। तो ये हमारा जो पूरा जो उस जो पूरे सिनेरियोज या सिचुएशन को जो है, दृष्टिकोण को जो है वो बदलने में काम करता है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड जिनका होगा वो जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो बाउंस बैक करेंगे, और जो है जो इनमें पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा वो जो है गिव अप कर देते हैं कि बहुत सारे सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये रिसिलियंस को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्यों को जो है बनाए रखता है। जो इतने भी जो सिविल सर्वेंट जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होंगे, तो वो जितने भी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को राइट्स के जो है या वहाँ पे प्रोटेक्ट करने में उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। तो जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो वो जो है नए-नए सॉल्यूशंस को ढूँढेंगे, वो नए-नए जो है इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आएँगे, जिससे कि समाज का, सोसाइटी का कल्याण हो सके। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जैसे कि वीकर सेक्शन को कैसे जो है उनको उनका वेलफेयर करना है, वुमेन रिस्पेक्ट है, एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो ये कई प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसको अपहोल्ड करने में भी मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं इम्प्रूव डिसीजंस मेकिंग स्किल, निर्णय लेने के कौशल में जो है सुधार होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो हमें यार किसी भी एडवर्स सिचुएशन में जो है हमारे बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स को जो है वो दर्शाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो कहीं पे अगर जैसे डिजास्टर रिलीफ कैंपेन अगर कहीं कहीं पे चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है, अगर जो भी वहाँ पे जो सिविल सर्वेंट है या फिर जो भी कार्य कर रहा है, पब्लिक ऑफिसर, तो वो उस सिचुएशन में उस प्रेशर जो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर वाली सिचुएशन है, उसमें भी जो है अगर किसी का पॉजिटिव माइंडसेट है, तो वो बेहतर डिसीजन जो है वो ले सकेगा, ताकि जो है वहाँ के जितने भी जो अफेक्टेड हैं उनको जो है तुरंत से तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। इसके बाद हम देखते हैं मोटिवेशन, प्रेरणा। तो यहाँ पर जिसका भी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उनमें जो है एक अलग ही उत्साह देखा गया है, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो लोगों को जो है मोटिवेटेड रखने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। वो लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट पे जो है फोकस करते हैं, जिससे कि वो जो है मोटिवेटेड रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें अपने लक्ष्य को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली जो है वो प्राप्त करना है। क्योंकि एक व्यक्ति में जो है अगर खुद को लेकर विश्वास होता है कि हम इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, या फिर हम अपने टारगेट को जो है अचीव कर सकते हैं, तो वो जो है उसके गोल अटेनमेंट में जो है और ज़्यादा जो है वो मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। ठीक है, तो ये जो हमारा जो पॉजिटिव आउटलुक होता है, किसी भी सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो हमारे कम्युनिकेशन में भी जो है वो दर्शाते हैं। तो जिससे कि जो है जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अगर कोई भी टेंस सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो वहाँ पे अगर उनका पॉजिटिव आउटलुक होगा, ठीक है, तो उन्हें खुद तो विश्वास है ही कि हम लोग इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। वो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि जो भी है मोटिवेट करते हैं कि ये जो सिचुएशन जो है वो टेम्पररी है, वी कैन सेल थ्रू दिस सिचुएशन। ठीक है, तो दूसरों में जो है ये पॉजिटिविटी को जो है वो दिखाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड में जो है योगदान करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस की।
तो जब हम अपने इमोशंस, अपने वैल्यूज़, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस को समझते हैं, तो ये हमारे परसेप्शन को डेवलप करने में, एटीट्यूड को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इमोशंस की बात करें, ठीक है? तो जिस भी सिचुएशन या फिर इश्यू के प्रति हमारा जो पॉज़िटिव इमोशन अगर हम पॉज़िटिवली फ़ील करते हैं, तो हमारा जो है उसके प्रति जो है पॉज़िटिव एटीट्यूड होता है, ठीक है? और अगर हम किसी के प्रति जो है नेगेटिव फ़ील करते हैं, तो हमारा जो है नेगेटिव एटीट्यूड जो है वहाँ पे डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जो वैल्यूज़ जो हैं, वो भी हमारे एटीट्यूड को जो है शेप करने में मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है यहाँ पर जो है अगर हम प्रो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो ठीक है, प्रो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो हम जो है वो हमारे एटीट्यूड जो है पेड़ काटने को लेके जो है हम किसी भी पेड़ को जो है वो हानि नहीं पहुँचाते हैं। तो ये हमारे वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर में भी जो है वो शेप करने में मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिमिज्म, आशावादी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये एक टेंडेंसी होती है कि जिसमें किसी भी सिनेरियो में जो है व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव ही देखता है। तो यहाँ पे और अनुकूल परिणाम जो है उसको एंटिसिपेट करता है। तो यहाँ पे वो सॉल्यूशंस देखते हैं जो कि किसी भी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो वो उसमें जो है सॉल्यूशंस ढूँढने का काम करते हैं। उनका जो है नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। तो जितने भी जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं तो उनका एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है और वो जो है हर जितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है उसमें सॉल्यूशंस को फाइंड करने का काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेसिलियंस। तो यहाँ पे जो है रेसिलियंस जैसे कि हमने बात की थी कि जो है ये हमारी एबिलिटी को दिखाता है कि किसी भी सेटबैक, किसी भी मिस्टेक के बाद हम किस तरीके से जो है बाउंस बैक करते हैं, रिबाउंड करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम किसी भी जब नाकामी के बाद जब फिर से उठ खड़े होते हैं तो ये हमारे अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो यहाँ पे किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंस्टेंसेस, ठीक है, या फिर किसी भी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कोई भी मिस्टेक है, तो उसे जो है एक्सेप्ट करके जो है उसका सॉल्यूशन को ढूँढने में मदद करता है और फिर जो है हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारे अल्टीमेटली जो है हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो व्यक्ति जो है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, वो हर उसका मतलब है कि हर वो छोटी चीज़ को, छोटी-बड़ी चीज़ को जो है वो चेरिश कर रहा है। वो उसके लिए जो है वो कृतज्ञ है जो भी उसकी लाइफ में छोटी-बड़ी चीज़ हो रही है। तो इससे जो है उसके अंदर जो है एक कंटेंटमेंट वाली, ठीक है, हम कह सकते हैं कि सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग्स जो है वो आती है। इसके बाद हम देखते हैं सहानुभूति। तो सहानुभूति है कि दूसरों के ओपिनियन को तो हम लोग समझते हैं, दूसरों की पोजीशन को तो समझते हैं, उसके साथ-साथ जो उनके ओपिनियन जो है उनको महत्व भी देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो सिविल सर्वेंट्स जो हैं प्लस और जो सिविल सोसाइटी जो है उनके बीच में जो है वो ट्रस्ट पैदा होता है और एक साथ जो है वो सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कोलैबोरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो सिविल सर्वेंट की परफॉर्मेंस को एनहांस करने में जो है वो बहुत मदद करता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है उनका जो है जो मोरल जो है उसको बूस्ट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कार्य करता है। तो सिविल सर्वेंट्स को जो है हम कह सकते हैं अंत में कि उनकी जो पूरी जो सोच है वो आशावादी होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास जो है पूरे समाज के वेलफेयर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का कार्य होता है, जिससे कि जो सीधा प्रभाव जो है समाज पे पड़ता है। तो उनका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड जो है हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो है यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो है हमारे पेड बैचेस जो हैं शुरू हो गए हैं प्री और मेंस के लिए। तो आप इनको भी ज़रूर से ज्वाइन करके जो है पूरे जो है इनका ज़रूर से लाभ उठाइए। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल दे दी जाती है, इसमें जो है टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा, इसमें सारे के सारे आपको पीडीएफ्स जो है वो दे दिए जाते हैं। तो ये आप पेड बैचेस जो है ज्वाइन करके जो है इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 5 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की महिला स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हम एक पहले छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे जो उसमें कहते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने राजनीतिक जागरूकता पैदा करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक सुधारों और विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध में भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वुमेन फ्रीडम फाइटर्स जो यूपी की कौन-कौन सी हैं, तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है बेगम हज़रत महल का, ठीक है? तो इन्होंने जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे भी कहा जाता है, तो उस समय में ये जो है ये एक प्रोमिनेंट लीडर के रूप में उभरी थी और इन्होंने अवध से, ठीक है? तो जो अवध रीजन से वहाँ से जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद अगर हम उदा देवी की बात करेंगे तो उदा देवी को जो है उदा देवी को जो है दलित वीरांगना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है? दलित वीरांगना के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने लखनऊ के पास एक बैटल ऑफ सिकंदर बाग हुआ था, ठीक है? बैटल ऑफ सिकंदर बाग हुआ था, वहाँ पर जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने अकेले ही 32 ब्रिटिश सोल्जर्स को जो है वो मार गिराया था और इन्होंने जो है बेगम हज़रत महल के साथ जो है काम किया था और एक जो है वुमेन बटालियन का जो है निर्माण किया था। इसके बाद हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी उन्होंने 1857 की जो लड़ाई थी उसमें अहम भूमिका निभाई थी और झांसी से ब्रिटिश फोर्सेस का जो है सामना किया था और ब्रिटिशर्स से लड़ते-लड़ते जो है 18 जून वर्ष 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं झलकारी बाई, ठीक है? तो जो झलकारी बाई थी इन्होंने तो झलकारी बाई जो थी इन्होंने भी जो है 1857 की लड़ाई में भाग लिया था, अहम भूमिका निभाई थी और इन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो है रानी लक्ष्मीबाई की जो है कमांडर के रूप में जो है इन्होंने काम किया था और इन्होंने जो है एक वुमेन ब्रिगेड दुर्गा दल का भी जो है यहाँ पे निर्माण किया था 1857 की लड़ाई के दौरान। इसके बाद हम देखते हैं ईश्वरी कुमारी, ठीक है? तो ईश्वरी कुमारी जो थी वो जो है वो तुलसीपुर की जो है वो रानी थी, ठीक है? तुलसीपुर की जो है वो रानी थी और यहाँ पे उन्होंने है बलरामपुर से, ठीक है? बलरामपुर से जो है ब्रिटिश के खिलाफ 1857 की लड़ाई में जो है हिस्सा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं मोती देवी, ठीक है? मोती देवी जो है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बलिया डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बलिया डिस्ट्रिक्ट से जो है सक्रिय रूप से जो है यहाँ पे स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है भाग लिया था और गांधी जी के संदेशों को उन्होंने जो है गीतों के माध्यम से जो है लोगों तक पहुँचाया था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सुचेता कृपलानी जी को। सुचेता कृपलानी जी जो है उनकी भी बहुत अहम भूमिका रही है पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में और यहाँ पर जो है ये एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर होने के साथ-साथ एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी जो है इन्होंने काम किया था। इन्होंने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का जो है यहाँ पे उसकी स्थापना की थी और इन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह में जो है अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद अगर हम कमला नेहरू जी को देखें तो वो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी की जो है वाइफ थी और इन्होंने भी है स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने महिलाओं को जो है इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भाग लेने के लिए और साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के अधिकार और उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए जो है कई कदम उठाए थे। तो इसलिए हम इन्हें भी कह सकते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर के साथ-साथ जो है एक सोशल रिफॉर्मर भी थी। इसके बाद हम देखते हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है? सरोजिनी नायडू जी की भी भूमिका बहुत अहम है। ये जो है ये हैदराबाद में जो है पैदा हुई थी लेकिन जो है ये लखनऊ में ही पली-बड़ी थी। तो इन्होंने जो है महिलाओं को संगठित करने और अपने भाषणों के माध्यम से जो है मास को जो है जनता को जो है वो प्रेरित किया था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। इसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो है इनका जो जन्म है वो लखनऊ में हुआ था और इन्होंने जो है कई ब्रिटिश पॉलिसीज़ को जो है क्रिटिसाइज़ किया था। जैसे कि इन्होंने जो रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा जो कम्युनल अवार्ड जो है की घोषणा की गई थी उसको जो है खुले रूप से जो है क्रिटिसाइज़ किया था, उसकी आलोचना की थी और इन्होंने भी जो है कई जो मूवमेंट है, ठीक है? उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इन सभी में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसके कारण जो है इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान जो है इन्हें ये जेल गई थी। 1937 में सेडिशन के चार्जेस पे जो है इन्हें जेल भेजा गया था और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में भी जो है इनको जो है जेल जाना पड़ा था, ठीक है? तो ये कुछ वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने जो है यहाँ पर हमारे जो
जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इंडिया का जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का, जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने खुद तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ही था, साथ में जो है और महिलाओं को भी जो है संगठित किया था, एकत्रित किया था और उनको प्रेरित किया था कि वो भी इस पूरी लड़ाई का हिस्सा बने। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है पूरी स्वतंत्रता की लड़ाई में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद वुमेन्स एसोसिएशन की, ठीक है। इलाहाबाद महिला संघ की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कई जो है रैलीज़ को और जो है मीटिंग्स को जो है ऑर्गेनाइज़ किया था, जहाँ पर कि वो महिलाओं में जो है महिलाओं को राजनीतिक रूप से जो है जागृत करती थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है फैलाया था वुमेन में, और जो इसके साथ-साथ जो है उनकी पॉलिटिकल राइट्स के बारे में उन्हें बताया था। तो इस तरीके से वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने जो महिलाओं को सशक्त करने का यहाँ पर कार्य किया था। इसके बाद हम भारत स्त्री महामंडल की बात करें तो ये सरला देवी चौधरानी द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1910 में, ठीक है। और इसकी जो पहली मीटिंग थी वो इलाहाबाद में ही जो है कन्वीन की गई थी। और यहाँ पर इन्होंने जो है बहुत सारे जो है जो सोशल सुधार की जो है मांग की थी, जैसे कि उन्होंने वुमेन की एजुकेशन की मांग की थी, पर्दा सिस्टम और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो है इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इन्होंने वुमेन की पार्टिसिपेशन को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया था, वुमेन को जो है प्रेरित किया था स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे आने के लिए, और इन्होंने जो है लोकल प्रोडक्ट्स को जो है यूज़ करने पे जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया था। इसीलिए जो है उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में जो है इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ जो कई और जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेवाश्रम है, कन्या पाठशाला है, आर्य महिला स्कूल है, करामत एजुकेशनल मुस्लिम गर्ल्स स्कूल हैं। तो इन सभी ने, ठीक है, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये ईस्टर्न यूपी में बहुत ही ज़्यादा जो है वो सक्रिय थे, और इन्होंने जो है एक अहम भूमिका निभाई थी वहाँ पे जो ईस्टर्न यूपी की जो महिलाएं हैं उनको जागृत करने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो महिला ऑर्गेनाइजेशन और ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने जो महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया था, उनको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आगे आने के लिए, उनकी पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, जिससे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन फ्रीडम स्ट्रगल में और ज़्यादा बढ़ा था, जिससे कि हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उसको और ज़्यादा बल मिला था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 6 से, और क्वेश्चन है असेस द रोल ऑफ पीपीपीज इन द डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद पीपीपी, आल्सो हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश पीपीपी प्रोजेक्ट्स पॉलिसी 2024। उत्तर प्रदेश के विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का आकलन करें, पीपीपी से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश पीपीपी परियोजनाओं नीति 2024 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है वो है क्या। तो इसमें जो है सरकार जो है, ठीक है, सरकार और प्राइवेट पार्टी के बीच में जो है एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें कि जो है प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा जो है एसेट का निर्माण किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जितना भी जो रिस्क है और जितना भी जो हम कह सकते हैं रिस्क है या फिर उसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्राइवेट प्लेयर की होती है, और इससे जो है ये जो सरकार का जो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो इसलिए इसमें यहाँ पे कहा गया है कि ये सार्वजनिक संपत्ति या सेवा प्रदान के लिए एक निजी पार्टी और सरकारी इकाई के बीच जो है एक दीर्घकालिक अनुबंध है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है जिसमें निजी पार्टी महत्वपूर्ण जोखिम और प्रबंधन जिम्मेदारी वहन करती है, और साथ ही जो इसका रिम्यूनरेशन होता है वो इसकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे जो है एक्सप्रेस वे का जो है निर्माण किया गया है, तो इसमें जो है कितना ट्रैफिक लोड होगा, और उससे जितना भी जो रेम्यूनरेशन आएगा वो प्राइवेट प्लेयर की जो है वो उनका जो है वो रेम्यूनरेशन होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें पीपीपी मॉडल की, तो इसको भी जो है कई तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि एक होता है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर, फिर एक होता है बिल्ड, ओन और ऑपरेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो डिज़ाइन करती है, बिल्ड करती है कोई भी एसेट और उसको ऑपरेट करती है। एक
एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और उसके बाद जो है वो पब्लिक अथॉरिटी को या फिर जो है वो जो पब्लिक सेक्टर को ही जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। इसी तरह का हम बिल्ड ओन ऑपरेट की बात करें तो यहाँ पर जो है जो प्राइवेट सेक्टर है वो फाइनेंस करती है, बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके साथ-साथ जो है ओनरशिप भी जो है उसी के पास होती है मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए। तो इस प्रकार से जो है और भी कई सारे मॉडल हैं, जैसे डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट है, लीज़ डेवलप ऑपरेट मॉडल जो है, कई प्रकार के मॉडल जो हैं उस पे जो है गवर्नमेंट और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एग्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कि पीपीपी का जो रोल क्या है उत्तर प्रदेश के विकास में। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि पीपीपी मॉडल की जो है अहम भूमिका रही है। तो यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवेज जो हैं वो पीपीपी मॉडल से जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सरकार जो है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम एक्सप्रेसवेज़ का देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे नोएडा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सभी जो है ये पीपीपी मॉडल में ही जो है वो बनाए गए हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है कनेक्टिविटी को और ज़्यादा जो है वो बेहतर करने में मदद मिली है, और जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ तक भी जो है कनेक्टिविटी जो है पहुँची है। इससे जो है पूरे जो प्रदेश है उसका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीपीपी मॉडल से मेट्रो रेल्स का भी निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि कानपुर और लखनऊ मेट्रो जो है ये पीपीपी मॉडल पे ही जो है इसको बनाया जा रहा है। और इससे जो है यहाँ पे अर्बन मोबिलिटी जो है और ज़्यादा मजबूत हो रही है। इससे रोड के कंजेशन को कम करने में मदद मिलती है, और साथ ही जो है इससे पॉल्यूशन और जो हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको भी कम करने में जो है वो मदद मिलती है। एयरपोर्ट जो है, कई एयरपोर्ट जो है वो जो पीपीपी मॉडल के बनाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इससे क्या होगा, इससे क्षेत्रीय विकास बढ़ता है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे कुशीनगर वाला एरिया है वो बुद्धिज्म के उससे जो है ये बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और रीजन डेवलपमेंट के लिए जो है ये जो हवाई अड्डा है ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास में भी जो है पीपीपी जो हमारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसने अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत जो है कई सारे जो है प्रोजेक्ट, जो स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट जो है वो जो है प्राइवेट प्लेयर के साथ ही जो है मिलकर के जो है वो उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो स्मार्ट सिटी मिशंस हैं, इसमें जो है बेहतर तकनीकी को एकीकृत किया गया है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। जैसे कि अगर हम देखें तो लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, तो यहाँ पे कई जो स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट जो है वो पीपीपी के थ्रू ही जो है वो लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नॉलेज शेयरिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे कि हमें बेटर गवर्नेंस में भी जो है वो मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो यहाँ पर जो है सरकार जो है प्राइवेट कंपनीज के साथ जो है साझा करके जो है जो भी हम कह सकते हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो जो है प्राइवेट कंपनीज के साथ जो है पार्टनरशिप करके जो है वेस्ट कलेक्शन और जो उसका डिस्पोजल सिस्टम जो है उसको और ज़्यादा जो है मजबूत कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं जो है स्वास्थ्य सुविधाएं। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हेल्थ सेक्टर में भी जो है प्राइवेट प्लेयर्स ने जो है जो यहाँ पर लोगों की जो है जो हेल्थ केयर फैसिलिटी पर तक जो है वो पहुँच को जो है और ज़्यादा मजबूत किया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कई जगह पे जो है मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो बागपत में, मैनपुरी में, हमीरपुर, हाथरस, तो इन सभी जगह जो है जो है कई जिलों में जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू जो है मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य तक पहुँच जो है वो और ज़्यादा बढ़ी है। इसके बाद अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है यहाँ पे काफ़ी कार्य किया गया है। तो सरकार जो है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके जो है स्कूल्स को जो है सेटअप किया जा रहा है। इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं, जिससे कि जो है यहाँ पर जो है शिक्षा का स्तर जो है वो और ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ के जो स्कूल के जो बच्चों में जो ड्रॉप आउट रेट्स थे उसको कम करने में मदद मिली है, और साथ ही साथ जो हमारे यूथ जो है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को जो है और ज़्यादा बेहतर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो वोकेशनल ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है
है उनके स्किल डेवलपमेंट पे जो है वो कार्य किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं औद्योगिक पार्क जो है, यहाँ पे कई जगह जो है औद्योगिक पार्क भी सेटअप कराए जा रहे हैं, जो यहाँ पे जो उससे भी जो है हमारे प्रदेश का विकास में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है। तो यहाँ पर औद्योगिक पार्क जो होते हैं, इसमें एक ही छत के नीचे जो है सभी आधुनिक सुविधाएं जो है वो प्रदान कर दी जाती हैं। तो जिस भी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए अगर कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क जो है अगर सेटअप किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है हर प्रकार की सुविधा, उनको हर प्रकार की जो फैसिलिटीज जो है वहीं पर एक ही छत के नीचे जो है वो उपलब्ध करा दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे औद्योगिक पार्क को सेटअप करके जो है यहाँ पे निवेश को आकर्षित कर सकते हैं और एमएसएमई को जो है और ज़्यादा जो है मजबूत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो है वो ललितपुर में जो है वो बनाया जा रहा है। टेक्सटाइल पार्क जो है ये लखनऊ के निकट जो है बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि ये जो यीडा है, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है ये 5 इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो सेटअप कर रहा है, जिसमें जो है एक जो है वो ईवी पार्क भी है। तो यहाँ पर जो है कई प्रकार से जो है इंडस्ट्रियल पार्क को जो है सेटअप किया जा रहा है, जिससे कि हमारे जो प्रदेश का जो विकास जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये टूरिज्म को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपवे और होटल्स जो हैं वो पीपीपी मॉडल पे जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि प्रदेश में टूरिज्म को और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि अगर हम वो रोपवे की बात करें तो वाराणसी रोपवे पायलट प्रोजेक्ट जो है वो पीपीपी मॉडल से ही जो है वह यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसके बाद हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र अगर देखें तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी जो है कई तरह से कार्य किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझे तो यहाँ पे जो है गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि जो है धमोरा यूपी में जो है गेहूं भंडारण के लिए आधुनिक सिलोस का जो है विकास किया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ जो है कई प्रकार के जो है क्लस्टर्स जो हैं उसको जो है यहाँ पर जो है प्रदेश में जो है सेटअप किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो मेज क्लस्टर जो है, ठीक है, मेज क्लस्टर जो है वो राज्य के जो है 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो है 25,000 टन मेज को जो है एनुअली प्रोक्योर करके जो है 10,000 फार्मर्स जो है उनसे जो है 10,000 फार्मर्स जो है उनसे 25,000 टन जो है मेज को प्रोक्योर करके रखने की सुविधा होगी। और यहाँ पे इससे क्या होगा, इससे फार्मर्स की इनकम को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो है यह जो मेज क्लस्टर है, यहाँ से कुछ पार्ट जो है मेज का जो है वो इथेनॉल प्रोडक्शन को भी जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो इससे जो है हमारे जो एनर्जी गोल्स जो है उसको भी हमें प्राप्त करने में जो है मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ हम देखते हैं कि ये पीपीपी फॉर एग्रीकल्चर वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेज क्लस्टर इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, तो मेज क्लस्टर का भी जो है यहाँ पर वो किया जा रहा है। मेज क्लस्टर है, पोटैटो क्लस्टर है, इन सभी का जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो है निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियां भी हैं जो कि पीपीपी मॉडल के सामने आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वो है लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण की जो है बहुत ही ज़्यादा समस्या है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स जो है देखा जाता है कि अक्सर जो है वो डिले हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके ओनरशिप का इशू बहुत ज़्यादा होता है। प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो है संयुक्त परिवार के जो लोग हैं उनकी संयुक्त लैंड होता है। तो यहाँ पे जो ओनरशिप प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। कंपनसेशन का इशू है। फिर उसके बाद जो है उनके जो भी रिहैबिलिटेशन है तो उनके भी बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। तो लैंड अधिग्रहण में जो है कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिससे कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कई बार जो है वो डिले हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं नौकरशाही बाधा। तो यहाँ पर जो है ये पूरा जो है ये जो प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए जो है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो है या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए ये पूरा टास्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है। कई जगह से जो है उन्हें क्लियरेंस लेना होता है, जिसके लिए जो है वो कई बार जो है वो डिस्करेज भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण जो है इस पूरे जो प्रोजेक्ट्स में जो है कई बार जो है उसकी गति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है धीमी हो जाती है। तो स्लो प्रोग्रेस देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न, पर्यावरण संबंधी चिंताएं बहुत सारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस में एक तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो गंगा एक्सप्रेसवे का जब निर्माण हो रहा था तो वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है बड़े सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स आए थे, जैसे कि वेटलैंड डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी वो इसको
इसको जो है इसका अपोज कर रही थी। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो थे वो इसका जो है वो अपोज कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे जो है बहुत इसमें जो है इश्यूज रेज किए थे, ऑब्जेक्शन रेज किए थे, जिससे कि पूरे जो प्रोजेक्ट जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिले देखने को मिला। और डिले के कारण जो है यहाँ पे कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, ठीक है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश में। तो आज भी उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रॉपर नहीं आती है। तो वहाँ पर जो है जो प्राइवेट निवेशक होते हैं वहाँ जाने से जो है वो हिचकिचाते हैं। तो कंपनियाँ अपना संचालन स्थापित करने से जो है इन क्षेत्रों में जो है वहाँ पे हिचकिचाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड रीजन जो है वहाँ पे जो है अभी जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के पहले जो है वहाँ की कनेक्टिविटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। कंडीशंस जो है वो बहुत हार्श थे, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहाँ पे इंडस्ट्रियल विकास जो है वो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे जितनी भी जो कंपनियां जो है वो अपना संचालन स्थापित करने से जो है यहाँ पर हिचकिचाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो है थोड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, तो जिसकी वजह से जो है प्राइवेट निवेशक जो है उनको सिक्योरिटी फील नहीं होती, जिसके कारण से वो जो है यहाँ पर अपने निवेश करने के लिए जो है वो उत्साहित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भ्रष्टाचार है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे करप्शन के लिए रूम भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे करप्शन के कारण भी जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कई सब प्रकार की वित्तीय बाधाएं भी देखने को मिलती हैं। तो जो है यहाँ पे जैसे कि हमने बात की पीपीपी मॉडल है, तो यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है वो सरकार द्वारा भी जो है वो उनको जो है अपना पैसा लगाना होता है। तो यहाँ पे सरकार के पास फंड्स की कमी के कारण जो है प्रोजेक्ट्स में जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सरकार द्वारा जो है 6 मेडिकल कॉलेज और 6 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स जो हैं यहाँ पे जो है स्थापित किए जा रहे हैं अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जो यूपी के जो अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 6 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बजट गवर्नमेंट का जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है इन्वेस्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेटेड रहते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो अंडर सर्व्ड एरियाज जो हैं यहाँ पर जो है यहाँ की जो आबादी वाले क्षेत्र आबादी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे प्राइवेट निवेशक को लगता है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर नहीं होगा अगर वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो डेवलप करते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है प्राइवेट निवेशक जो है वो डिस्करेज होते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं पब्लिक रेजिस्टेंस, जनता का जो है प्रतिरोध देखने को मिला है कई सेक्टर में, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है। इसको अगर जो है प्राइवेटाइज किया जाता है तो यहाँ पर जो है जनता में जो है यहाँ जनता द्वारा जो है उसका रेजिस्ट किया जाता है, उसका प्रतिरोध किया जाता है, जो कि पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो और ज़्यादा जो है वो डिले बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूपी जो उत्तर प्रदेश की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पॉलिसी 2024 के जो है क्या अहम की फीचर्स हैं, जिससे कि जो है यूपी सरकार द्वारा जो है यहाँ पे जो है प्राइवेट निवेशकों को और ज़्यादा जो है एनकरेज किया गया है, उनको और ज़्यादा आकर्षित करने का कार्य किया गया है। तो यहाँ पर जो है इसका जो पूरी पॉलिसी का अगर हम उद्देश्य समझे तो वो है कि राज्य में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाना, ठीक है। तो जो है स्टेट में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है और ज़्यादा बढ़ावा देना। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मुख्य विशेषताएं देखें तो सबसे पहले है एकल बिंदु मजदूरी, सिंगल पॉइंट क्लियरेंस जो है यहाँ पे जो है इसको सेटअप किया जाएगा। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म होते थे जिसमें कि जो है क्लियरेंस जहाँ से लेना होता था। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक यहाँ पे जो है एक सिंगल पॉइंट क्लियरेंस होगा, जहाँ पे कि जो है प्राइवेट जो भी निवेशक है वो जाकर जो है वहाँ पे क्लियरेंस ले सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 30%, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सरकार द्वारा जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो 20% से बढ़ा के जो है 30% कर दी गई है, जिससे कि जो है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जिससे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो प्राइवेट निवेशकों के लिए जो होती है वो कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे ये जो है ये एक इन्वेस्टर्स के लिए जो है इंसेंटिव के तौर पर कार्य करेगा। तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 500 करोड़ के कोष के साथ जो है यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। तो इसमें कई प्रकार की जो है सुविधाएं भी जो है वो प्राइवेट निवेशकों को दी जाएंगी, जैसे कि उसमें उसके अंतर्गत है अगर कोई मीटिंग करनी है तो वो भी जो है वो इसी जो है फंड से जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पीपीपी सेल
अंडर इन्वेस्ट यूपी। इन्वेस्ट यूपी के तहत जो है पीपीसीपी सेल जो है वो बनाई जा रही है, जिससे कि जो है वो पीपीपी फ्रेमवर्क को जो है और ज़्यादा जो है मजबूत करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने हैं वो सारा कार्य जो है ये पीपीपी सेल ही करेगी। तो यहाँ पर जो है ये पूरा जो एनवायरनमेंट है पीपीपी मॉडल के लिए उसको जो है और ज़्यादा सुगम करने का कार्य करेगी। ये इंटर डिपार्टमेंटल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को जो है और ज़्यादा जो है मजबूत करने का काम करेगी, जिससे कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ उनके प्रोजेक्ट को जो है अलाइन करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ की सेक्टर्स चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर कि पीवीपी मॉडल को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें जैसे कि है एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, टूरिज्म, एनर्जी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि जो है हमारा प्रदेश का विकास जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके लिए इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है, ठीक है, 2023 से लेके 2023-24 से लेके 2027-28 तक जो है यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि प्रदेश में 105 लाख करोड़ से 120 लाख करोड़ तक को जो है वो आकर्षित करने का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो ये जो पूरा जो ये जो हमारा जो पीपीपी मॉडल ये निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ जो है ये जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ को भी जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है वो क्रिएट करेगा। तो अभी तक हम देखें तो यूपी ने जो है पीपीपी प्रोजेक्ट के थ्रू जो है यहाँ पर 4 ट्रिलियन रुपीस जो है, ठीक है, पीपीपी मॉडल के थ्रू जो है 4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो 4 ट्रिलियन रुपीस जो है ये डिफरेंट सेक्टर्स में जो है अभी तक निवेश हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो समिट थी 2023 में जो हुई थी, उसमें जितने भी जो प्रोजेक्ट्स इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स की बात की गई थी उसमें 10% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पीपीपी मॉडल से ही जो है वो स्थापित जो है वो किए जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो यूपी डिफेंस एंड एरोस्पेस पॉलिसी 2018 जो लेकर के आए थे उसमें भी जो है यहाँ पे बात की गई थी कि 50,000 करोड़ का जो है इन्वेस्ट यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में होना है। तो यहाँ पे जो है कई प्रकार से जो है या प्राइवेट प्लेयर्स को जो है आकर्षित करने का जो है कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पीपीपी मॉडल जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे स्टेट को जो बीमारू का जो टैग दिया गया है उससे मुक्त करने का, और साथ-साथ हमारा जो लक्ष्य है 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जो है खड़ा करने का उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।